बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप के सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। उनमें जो फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने थे, उनमें सबसे पहला फार्मूला हमारे पास था कि आपने अगर डिफरेंस फाइंड करना हो तो आपने फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म पिक करनी है और उसमें से माइनस कर देना है उसकी प्रीवियस टर्म। जो एक बात आपने याद रखनी है वो एक ये है कि डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। फिर हमारे पास आ जाती है कि अगर आपने कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे सम फाइंड करने के फार्मूले के ऊपर। तो अगर हम लोगों ने सम फाइंड करना हो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला n/2, मतलब हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ये तो दोनों फार्मूलाज में यूज होगा। n/2 इनटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जिसे आप लोग a प्लस एल कह रहे थे। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मींस दैट n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला से और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रेलिवेंट अभी जो हमारा फोकस था ना, वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था, फार्मूलाज के ऊपर था। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एपी एंड जीपी दोनों को साथ साथ लेके चलता है। तो इस वजह से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एक दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर लगा देंगे। लेकिन आई होप कि जितना पढ़ लिया वो सारा आपको समझ आ गया है। और अगर आप लोग सेल्फ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन जाके सॉल्व करें तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। आज हमारी जो डिस्कशन होनी है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। और अगर आपको याद हो तो थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर चुके थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। हम लोगों ने कह दिया था कि जहां पर ना डिफरेंस सेम नहीं होता टर्म्स के दरमियान, यहाँ पर कॉमन रेशो पाई जाती है। और कॉमन रेशो कैसे फाइंड की जाती है कि फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म पिक करो और उसको डिवाइड कर दो उसकी प्रीवियस टर्म के साथ, तो आपके पास ना एक नंबर आएगा। ये वो नंबर है जो आप लोग किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। कि सपोज जैसे हम लोगों ने कहा 5, 10, 20। अब देखो, अगर मैं 20 डिवाइडेड बाय 10 करूं तो आंसर 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो आंसर 2। मतलब ये 2 वो कांस्टेंट नंबर है जिसने टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हाँ, अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, नेक्स्ट टर्म 40 मिल जाएगी। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, नेक्स्ट टर्म मुझे 80 मिल जाएगी। ऑल राइट। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट कर दी थी। यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पर ना सबसे पहले इससे रेलेवेंट जरा हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते जाते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूलाज की तरफ चले जाएंगे। आपको याद है आपने कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ी हो बचपन में, कहीं पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जब इक्वल टू की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर आपके पास दोनों फ्रैक्शंस मौजूद हों तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते थे। अब यहां पर देखो, यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि ए बी एंड सी इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे बी इज द मिडल टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन? ऐसे ही है ना। तो जब हम लोगों ने कहा कि बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी, तो क्या दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ गई? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब इस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो क्रॉस बन नहीं गया, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएं और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसको किस तरह से हम लोग जाके लिखेंगे? b मल्टीप्लाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू 2b। इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐड हो तो 2b,
और b मल्टीप्लाइड बाय b हो तो b स्क्वायर आ जाता है। ऑल राइट, एंड b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2b। ओके, इस बात का जरूर ख्याल रखना है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे ना तो हम लोग 2b लिखते थे, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे ना तो b स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। किसी को डाउट? अच्छा, अगर इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना हो, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इसे देखो, बेसिकली प्रॉपर्टी यही है। अब कभी कभी आपसे बिल्कुल ऐसे ही पूछ लेगा, कभी क्या होगा स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेगा। तो अगर इसी चीज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? अब देखें, जो हम लोगों ने प्रोग्रेशन बनाई थी ए बी एंड सी, वो हम लोगों ने कहा इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर उसमें थोड़ा सा गौर करो तो बी मिडल की टर्म है, ए एंड सी उसकी एक्सटर्नल टर्म्स है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। गॉट इट? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। ये बात अपने पास नोट कर लें। द स्क्वायर ऑफ middle term is the product of its external terms। तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे तो हम लोगों ने इसी चीज को किस तरह से कहा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने किस तरह से कहा था? ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। अब देखो भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन हो रही होती है तो वहां पे एक्सटर्नल टर्म्स का सम। ओके, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो फिर एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या इसी चीज को मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर सकता हूं? क्या अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो क्या इसी चीज को मैं यूं लिख दूं कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी? कैसे लिख सकते हैं इसको? अच्छा, क्या आपको याद है कि मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मिडल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। अच्छा, यही प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे भी अप्लाई होती है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको क्या कहेंगे? द मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। गॉट इट? और एएम एंड जीएम ज्योमेट्रिक मीन, ये हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसको भी साथ लिख लें। द मिडल टर्म इज द geometric mean of its external term।
अरिथमेटिक मीन को AM से डिनोट करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को GM से डिनोट किया जाता है। अच्छा देखिए भाई, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन याद आता है, थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है। तो ये वो थ्योरी के क्वेश्चन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि बच्चे का सारा फोकस होता है एपी की कैलकुलेशंस के ऊपर, कि सम कैसे फाइंड करूं, nth टर्म कैसे फाइंड करूं, और इस तरह की बातें। तो वो इन प्रॉपर्टीज को इग्नोर करते हैं। तो काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली आपकी स्टडी टेक्स्ट में एज सच आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप लेक्चर्स पे सही से फोकस करें ना, तो आपके थ्योरी के भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वो थ्योरी है जिसने आपको पास करा देना है। मे भी आप न्यूमेरिकल पोर्शन को ना सॉल्व कर पाए, लेकिन फर्स्ट राउंड में जब आप थ्योरी को सॉल्व कर लेंगे ना, आपके 25+ क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं। तो आप लोगों ने ना इस वजह से थ्योरी के ऊपर सिर्फ फोकस करना है, और हर चैप्टर से रेलिवेंट जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। क्लियर? फिर चाहे आप स्टडी टेक्स्ट में से सिर्फ उसका सेल्फ टेस्ट सॉल्व करो, उसमें से उसकी बुक की रीडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उसका सेल्फ टेस्ट जरूर सॉल्व करना है, तो आपका पेपर पास हो जाएगा आसानी से। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करनी हो। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला है, याद है सब बच्चों को? क्या फार्मूला था? अच्छा, आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? nth टर्म, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म किस तरह से हमारे पास आएगी। अच्छा देखिए, प्रीवियस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली किस तरह से बन रही होती है, लेकिन आपको ना ये वाली चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है कि टर्म बन किस तरह से रही है। आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, a+n-1 इंटू डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फार्मूला आ जाएगा। आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है। इसी तरह जब ज्योमेट्रिक, अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई मुझे nth टर्म का फार्मूला बताओ, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? कि हम आपको nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएं या ज्योमेट्रिक। देखिए, अगर आज मैं आपसे करता किया मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कि nth टर्म का फार्मूला बताएं, आज आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया था कि इन एपी या जेपी, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एपी था हम लोगों ने। क्लियर? लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म फाइंड किस में जाके करनी है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आता है ना, पहला काम यही होता है उस प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करना, ताकि आप लोग बाद में फार्मूलाज को सिलेक्ट कर सको कि ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या जो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपको वो खुद भी बता देता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वैल्यूज ही उठा कर दे दे, प्रोग्रेशन ना बताए, आपसे कह दे a इज इक्वल टू दिस एंड द d इज इक्वल टू दिस। तो जैसे ही d आया आप लोग समझ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर आपसे कहा है a इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू दिस, तो पता चल गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि r का ताल्लुक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है ही नहीं, कॉमन रेशियो दे दिया उसने। बात क्लियर? अच्छा, अब जब nth टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी होगी ना इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है nth टर्म इज इक्वल टू A stands for first term of the progression multiplied by, ये जो डॉट लगा है ना, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, मल्टीप्लाइड बाय आर। आर से क्या मुराद है? कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1, ए आर रेज टू पावर n-1। अच्छा भाई, इस बात का ख्याल रखना है, फार्मूले में जहां ब्रैकेट हो लगाओ, नहीं है तो अपनी तरफ से ना लगाओ कि मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो मेरा दिल क्या मैं लगा दूं यहां पर, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि ए आर ब्रैकेट में लिखकर n-1 लिखना इज नॉट इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1, दोनों डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग ब्रैकेट लगा दो। जो फार्मूला है ना उसमें जो पावर है वो एक ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आर की पावर है।
और जब आप उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके फिर पावर अप्लाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप टोटल की पावर ले रहे हो, तो आपका फार्मूला गलत हो जाता है। ओके, तो अपनी तरफ से ब्रैकेट्स की एडिशन ना करने लग जाना। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर nth टर्म का फार्मूला ए आर रेज टू पावर n माइनस वन है, तो फिर आप लोगों के पास नाइन्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा? हाँ जी, क्या? ए आर रेज टू पावर 8, 9 माइनस वन इज इक्वल टू 8। ओके, इसी तरह अगर आपसे 20th टर्म का फार्मूला पूछे, ए आर रेज टू पावर 90, ऐसा नहीं लग रहा कि जोन सी टर्म फाइंड करनी है उसमें आर की पावर उसमें से कम रख दें। क्लियर? तो nth टर्म में भी यही कुछ हम लोगों ने किया कि अगर nth टर्म है तो n में से 1 माइनस कर दो, वो आर की पावर बन जाएगी आपके पास। कोई डाउट? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी के साथ कर रहे थे कि अगर फिफ्थ टर्म है तो डी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 10th टर्म है तो डी 9 से मल्टीप्लाई होता है, 20th टर्म है तो डी 19 से मल्टीप्लाई हो रहा था। याद आया आप लोगों को? n माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर क्या है, n माइनस वन है लेकिन पावर में है। आप कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें, गुड, शाबाश। अब अगर आपके पास ये वाली प्रोग्रेशन हो 5, 10, 20, 40, 80, और अगर मैं आपसे कहूं क्या मुझे इसकी 10th टर्म बताओ, तो आप मुझे इस प्रोग्रेशन की 10th टर्म क्या बताएंगे? जल्दी से कैलकुलेट करें। इस प्रोग्रेशन की 10th टर्म आप लोग मुझे क्या जाके बताएंगे? 2560, 2560, 10th। हाँ जी, 10th टर्म is equal to a multiplied by r raised to power, the answer is 250। तो 10th नंबर पर जो वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी वो होगी 2560। तमाम बच्चों को क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे सम से एलिमेंट, सम इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको याद है कि दो फार्मूलाज थे हमारे पास सम फाइंड करने के? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी दो हैं, लेकिन सम फाइंड करना इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों में से कोई सा एक फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, आंसर सेम था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहले प्रोग्रेशन को देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है, और इस डिसीजन में आप लोगों की हेल्प करेंगे कॉमन रेशो की वैल्यू, कि आर की वैल्यू क्या है। तो सम फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम आर की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या आप लोगों ने सबसे पहले आर की वैल्यू को फाइंड करना है? अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा S इज इक्वल टू E इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये सम फाइंड करने का फार्मूला है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो रेज्ड पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये बात याद रखना कि सम फाइंड करने के लिए आर की जो पावर जा रही है ना, वो n माइनस वन नहीं जा रही, वो सिंपली n जा रहा है हमारे पास। और ये जो हम लोग -1 कर रहे हैं ना, ये पावर का हिस्सा नहीं है।
ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर उठाया, यहां पर सपोज आर की वैल्यू 2 है, यहां पे 2 किया, रेज टू पावर, यहां पर आपने नंबर ऑफ टर्म्स लिख दिया और यहां से जाके -1 कर दिया। इस तरह से नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आंसर। क्या करना है यहां पर, अब इसको नीचे लेकर आओ, फिर यहां पर आकर -1 इस तरह से पुट कर। क्लियर? अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता। उसकी रीजन पता है क्या है, कि जब हम लोग क्लास में करा रहे होते हैं तो वो तसल्ली से बैठा हुआ होता है कि साथ वाले कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। वो नवाबजादा होता है या नवाबजादी होती हैं। वो कहते हैं हमारी तो उंगलियां दुखेंगी, सर्दी का मौसम है और अब मैं जैकेट में से बाहर निकालूं अपने हाथ सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो कर देते हैं। ओ यस, ऐसे ही होता होगा। और जब बारी आती है ना उनके सॉल्व करने की, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि पुट कैसे करनी थी वैल्यूज, तो आंसर उनके गलत आ रहे होते हैं। और माशाल्लाह से एक और अटेम्प्ट लग जाती है, फिर वो गर्मियों में आ जाती है, फिर उनके हाथ चल रहे होते हैं क्योंकि जैकेट में थोड़ी होते हैं। क्यों भाई? तो इस वजह से भाई जब आपसे कहा जाता है ना कैलकुलेशन का, तो कोई सर्दी गर्मी नहीं है, आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी। साथ वाला कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा। जी, फार्मूला समझ आया? अच्छा, अब अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो, आर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या, अच्छा यहाँ पे अक्सर बच्चे ना बाद में भूल जाते हैं, वो समझते हैं शायद आर, इफ आर इज पॉजिटिव देन दिस एंड आर इज नेगेटिव देन दिस। भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात मैं नहीं कर रहा। 1 से नीचे भी 0 से 1 तक पॉजिटिव ही है। मैं यहाँ पे 0 की बात नहीं कर रहा कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0, मैं बात कर रहा हूं इफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। मतलब 0 और 1 के दरमियान भी तो पॉजिटिव वैल्यूज मौजूद हैं, तो आर के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की मैं बात नहीं कर रहा। और अगर आर की वैल्यू लेस देन 1, मतलब 0.6, 0.8, 0.2 इस तरह की कोई वैल्यू है, तो फिर आपके पास जो सम का फार्मूला बनेगा वो है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये दो फार्मूलाज हैं सम फाइंड करने के इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, आर की वैल्यू। एक मरतबा पढ़ लें जरा फार्मूलाज को, कि आर ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा है और आर लेस देन 1 के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। अच्छा, इन फार्मूलाज को ना जरा हम अप्लाई करते हैं अपनी इस एग्जांपल के ऊपर, जो हम लोगों ने रहते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया हुआ था 5, 10, 20, 40, 80। ऑलराइट। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मौजूद हो कि ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मौजूद है एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो जल्दी से मुझे फाइंड करके दें। कोई किसी को ना बताए, अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स तो सिंपल था। देखो भाई, अगर आप लोगों के पास अब आर की वैल्यू ने डिसाइड करना है, इसका ये मतलब नहीं आर फाइंड करो, लाजमी बात है फार्मूले में वैसे यूज होना है, फाइंड भी करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर है ना प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर प्रोग्रेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो आप देखो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कुछ भी हो लेकिन ग्रेटर देन 1 होनी है। बात क्लियर? अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना है, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फर्स्ट फार्मूला। अब उसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है आप लोगों को, ये देखें भाई। आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है, फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें। सबसे पहला काम फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें। फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज इनटू आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू कैसे आ रही है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रेज टू पावर 12 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 एंड आंसर इज 20475। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम। अब कभी ऐसा होगा कि सम की वैल्यू खुद आपको बता देगा,
आपसे फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, आपसे आर की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है। फार्मूला सेम रहने देना, जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है उस वहां पे जाके एक्सपुट कर देना। ऑल राइट, चलिए शाबाश, गुड, आप ये सॉल्व कर लेंगे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सिर्फ एक लास्ट चीज हमारे पास रहती है और लास्ट फार्मूला, और वो है हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़ते रहे ना, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो जाती थी। 12 टर्म्स, 20 टर्म्स, 50 टर्म्स का सम। इनफाइनाइट सीरीज मतलब एन का पता ही नहीं है और वो चले जा रहा है, और हम लोगों ने उसका सम फाइंड करना है। देखिए भाई, ये काम आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कर सकते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में, इफ r इज लेस देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड नहीं हो सकता। मतलब जो आपके पास प्रोग्रेशन हो ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर प्रोग्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मींस दैट इफ r इज लेस देन 1, only if r is लेस देन 1, तब जाके आप लोग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, और उसका हमारे पास फार्मूला होता है एस। अब यहां पे एन नहीं लिखेंगे, एन की वैल्यू ही नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? इंफिनिटी। सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, बस इतनी। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल साथ में कर लेते हैं, तैयार हो? जैसे कि एग्जांपल, मैं यहां पर आपको टर्म्स बता रहा हूं 100, उसके बाद ये वैल्यू आ रही है 80, उसके बाद ये वैल्यू आ रही है 64, और ये चलती जा रही है, और आपने मुझे फाइंड करके देना है सम ऑफ इंफिनिटी। हाँ जी, सबसे पहली चीज, क्या मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ इंफिनिटी फाइंड हो सकता है। ऑलराइट, दूसरी चीज, आर की वैल्यू क्या है? तो आर की वैल्यू कैसे आएगी? 80 डिवाइडेड बाय 100, 0.8, या 64 डिवाइडेड बाय 80, 0.8, तो 0.8 इज लेस देन 1। ऑलराइट, तो अब हम लोगों ने सिंपली क्या जाके कर देना है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। तो बात समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को कोई इशू? एंड आंसर इज 500। ये जाके लिख दो, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज 500। गॉट इट? इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट वाइज, फार्मूलाज वाइज। और कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेल्फ टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, और वो सेल्फ टेस्ट कंप्लीट आपकी होम असाइनमेंट है। ऑलराइट, कि आपने उसको अपनी तरफ से कंप्लीट करके आना है। मजीद जो जहां पे डिफिकल्टी हुई होंगी आप लोगों को, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।